यूट्यूब चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए सेट जो आजकल ऑनलाइन पेपर में आ रहा है, जो आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। आप पढ़कर जाएंगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो ये इसलिए मैं आपको क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ये कहता है विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर। जनरेटर में आप देखते हैं कि हैंडल होता है, हैंडल को आप घुमाते हैं तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी लगती है। वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या, कम्यूटेटर उसके अंदर रोटर आर्मेचर वाइंडिंग होती है, उसके थ्रू फ्लक्स कट होता है, उसके माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो जो जनरेटर होता है उसमें पहले हम क्या लगाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए जो होता है वो हम फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम प्रयोग करते हैं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध को ज्ञात करने के किसको, देखिए तीन तरह के ब्रिज होते हैं, के डब्ल्यू एम, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। एक होता है केल्विन ब्रिज, एक होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, एक होता है मेगर। यह निम्न प्रतिरोध के लिए होता है, यह निम्न और उच्च के मध्य प्रतिरोध के लिए होता है, और यह होता है उच्च प्रतिरोध के लिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए आर्मेचर वाइंडिंग का पूछ रहा है आपसे। तो आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है उसमें प्रतिरोध बहुत निम्न होता है, तो इसीलिए केल्विन ब्रिज का प्रयोग करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि डीसी की फील्ड कॉइल के लिए हम किस कॉपर कंडक्टर का प्रयोग करेंगे। तो डीसी की जो फील्ड कॉइल होती है उसमें हम सुपर इनेमल्ड कॉपर पैड का प्रयोग करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच रूल इज यूज टू डायरेक्शन ऑफ अ करंट इन डीसी मोटर। तो यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन सर्किट। माने हमारी जो आर्मेचर की वाइंडिंग है वह शॉर्ट सर्किट है या ओपन सर्किट है, इसको हम किस माध्यम से पता करते हैं। तो वो आता है एक्सटर्नल ग्रोलर, उसकी मदद से हम पता कर पाते हैं कि वो हमारी शॉर्ट सर्किट है या ओपन सर्किट है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Why the direction of rotation is changed only by changing the armature current direction in DC कंपाउंड मोटर। जो हमारी डीसी मोटर है उसमें आर्मेचर धारा की दिशा को बदल रहे हैं आप, तो डीसी कंपाउंड मोटर है। ओके, आपको ये ध्यान देना है, कंपाउंड मोटर है। कंपाउंड में भी दो टाइप होते हैं, एक शॉर्ट शंट, एक लॉन्ग शंट। ओनली बाई चेंजिंग द आर्मेचर, आर्मेचर करंट की दिशा बदलने पे क्या होगा। आर्मेचर करंट की दिशा अगर आप बदल रहे हैं तो क्या होगा, वो क्या होगा, मोटर रेटेड स्पीड पे चलेगी, मोटर करेक्टरिस्टिक्स मेंटेन रहेगा। आर्मेचर करंट इफेक्ट प्रिवेंट मोटर ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग तो होगा नहीं, क्योंकि अगर करंट की दिशा बदल रही है तो आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। और मोटर रेटेड स्पीड का मतलब क्या है कि मतलब दिशा तो बदली है, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा वो वही रहेगा। क्या रहेगा, वाई। पूछ रहा है क्यों बदल दी जाती है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लेने के लिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कंपाउंड मोटर जो रहती है हमारी इस तरीके से, एक हो गया शॉर्ट शंट, तो मान लीजिए अगर ये लॉन्ग शंट अगर लेते हैं तो करंट की दिशा बदलने से मोटर का मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लेना है, हमें कैसे लेना है, ये इनके करंट पे निर्भर करता है कि जो हमारा दोनों फील्ड फ्लक्स है और जो आर्मेचर का फ्लक्स है वो दोनों ऐड होगा या घटेगा, क्योंकि डिफरेंशियली कंपाउंडेड और कम्युलेटिवली कंपाउंडेड दो टाइप हो जाते हैं इसमें। तो ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी डिग्री इन स्टेटर ऑफ एन एसी मोटर। टोटल एनर्जी ऑफ डिग्री को कैलकुलेट करवाना है तो आपको किस फार्मूले से पता चलता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है तो 180, एक सेकेंड, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, टोटल डिग्री जो होता है आपको 180 इंटू नंबर ऑफ पोल। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर क्या होगा, 180 इंटू नंबर ऑफ पोल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है व्हाट इज द फ्यूज रेट ऑफ 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर एट फुल लोड। जो हमारी 10 HP की मोटर होगी उसके लिए हम 25 एम्पियर का फ्यूज लेंगे। ओके, ये निकालते कैसे हैं कि जब आप 10 में 746 का गुणा करेंगे, इसको आप डिवाइड करिएगा 200 440 से,
तो जो अप्रोक्सीमेशन है करंट की जो वैल्यू आती है, जैसे 10 HP तक की मोटर है, 5 HP तक की, तो जो 5 HP तक की मोटर उस होती हैं उनमें जो वैल्यू लेते हैं 1.5 गुना तक लेते हैं, और जो उससे ज़्यादा HP की मोटर होती है उनमें वैल्यू को 2 टाइम्स तक लेते हैं। तो उसी की अप्रोक्सीमेशन ये वैल्यू निकल के आएगी। ओके, तो 25 एम्पियर आपको ये रिमेंबर रखना है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टेटर ऑफ अ मोटर। इलेक्ट्रिकल डिग्री पर पूछ रहा है आपका 6 पोल स्टेटर। थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर क्या होता है, P/2 थीटा मैकेनिकल। ओके, तो इलेक्ट्रिकल डिग्री 6 पोल है, 6/2 थीटा मैकेनिकल डिग्री को अगर देखे जाए तो अगर हम इसको कितना कंसीडर कर लें, इनको इलेक्ट्रिकल डिग्री 360, तो ये 3 हो गया, और ये 3 से आप जब इसका 360 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 1080। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया कि विच इज द डीमेरिट ऑफ 3 फेज कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। 3 कला संकित वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है, अवगुण आपको ज्ञात करना है। तो अवगुण का मतलब कमियां, खामियां। 3 फेज कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग उसकी खामियां क्या है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है एक ही हिस्से के ऊपर बार बार लपेटा गया रहता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है पूरी तरह से फैला फैला के वाइंडिंग की गई रहती है। ओके, तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब एक ही जगह जब रहेगा तो उसमें क्या होता है कि ये स्टेप फॉर्मर, कहने का मतलब एक कुछ हिस्सा चाहिए होता है, उसके ऊपर उसे लपेटना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि एक स्टेप्ड फॉर्मर की हमें जरूरत पड़ती है कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग में। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज इलिस्ट्रेटेड। ये कौन सी है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, एक कैपेसिटर ये जो लगा हुआ है खाली स्टार्ट करने के, ये परमानेंटली कनेक्टेड रहेगा इस वाइंडिंग से। तो ये कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया विच मेथड इज अडॉप्टेड टू स्टार्ट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज यानी एकल फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो जो हमारी सिंगल फेज मोटर है उसको स्टार्ट करने के लिए स्प्लिट फेज मेथड अपनाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो ये आर्मेचर हो गया, उसके बाद मान लीजिए फेज वाइंडिंग होती है, तो इसी को ब्रेक करके 90 डिग्री के इनके बीच में फेज में डिस्प्लेसमेंट करके इसको बनाया जाता है। इस तरीके से वाइंडिंग की जाती है ताकि एक फ्लक्स दूसरे फ्लक्स को थोड़ा अपोज करेगा, तो ये थोड़ा रोटर को घुमा पाएगा। तो ये स्प्लिट फेज मेथड कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। वर्किंग प्रिंसिपल जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का होता है वो होता है लेंज लॉ। लेंज लॉ कहने का होता है जो माने लेंज कहता है कि जिस चीज़ से वो निकल रहा है उसी को वो अपोज करे, अपोजिंग इन नेचर। तो इसी वजह से लेंज लॉ इज ए करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर का एप्लीकेशन क्या कहलाता है इसका। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर। देखिए यहाँ पे आंसर इनकरेक्ट दिया है। यूनिवर्सल मोटर का जो मेन एप्लीकेशन है वो होता है हमारा किस में, फूड मिक्सर में। ओ सॉरी, कैंडिडेट ने गलत मारा है, फूड मिक्सर में। कंप्रेसर में इंडक्शन मोटर का यूनिवर्सल मोटर, इस पर घर के आपके घरों में मिक्सी जो रहती है उसमें यूनिवर्सल मोटर का ही प्रयोग किया जाता है। चाहे आप ट्रिमर यूज़ करते हैं उसमें भी यूनिवर्सल मोटर होती है। ये एसी और डीसी दोनों पे काम करती है। ये एसी सीरीज मोटर भी इसे कह सकते हैं। ओके, ये सिंगल फेज मोटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया कि अल्टरनेटर की रेटिंग कैसे होती है। अल्टरनेटर की जो रेटिंग होती है केवीए में होती है। ठीक है, अगर एक आपको क्वेश्चन में दे दे अल्टरनेटर की रेटिंग और केवीए और किलोवाट यहाँ लिखा रहता तो आपको यही आंसर करेक्ट करना था, केवी किलोवाट दोनों वाला। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर। फील्ड को घुमाने का कारण क्या है। देखिए जो अल्टरनेटर होते हैं जहाँ पे हमारी बिजली पैदा हो रही है तो वहाँ पे क्या होता है, करंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब फील्ड नहीं घुमाएंगे, अब करंट की मात्रा ज़्यादा कहने का मतलब कंडक्टर का साइड जाता है, क्योंकि जे इजकल टू क्या होता है, करंट डेंसिटी बराबर I/A। अब एरिया ज़्यादा होगा कंडक्टर का तभी तो करंट डेंसिटी कम होगी, और करंट की मात्रा तो ज़्यादा रहती है तो इसी वजह से करंट डेंसिटी बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि एक दूसरे के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि अगर ये एरिया बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, तो कंडक्टर का साइज मोटा हो जाता है। तो इसीलिए आर्मेचर को हम लोग स्टेटर में प्लेस कर देते हैं और फील्ड को क्या करते हैं कि रोटर साइड में। जैसे ये आर्मेचर साइड है तो इस वाली वाइंडिंग, इस पर हम जो वाइंडिंग करते हैं ये आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, अंदर में हम फील्ड वाइंडिंग कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, फील्ड को घुमाना आसान हो जाता है और फ्लक्स कट होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी और करंट मिलेगा ही मिलेगा।
तो वही पूछ रहा है कि रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर जो होता है हमारा ऐसा क्यों करते हैं। ऐसे करने के पीछे कारण होता है कि टू स्लिप रिंग ओनली रिक्वायर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फेज। दूसरी बात क्या है कि अल्टरनेटर में हम क्या करते हैं, एक्साइटेशन देते हैं। एक्साइटेशन तो डी और जो हमारा फील्ड रहता है उस पर एक्साइटेशन कौन सा देते हैं, डीसी। और डीसी को देने के लिए एक्साइटेशन की जरूरत होती है, तो वो क्या होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो एक्साइटेशन देने में भी आसानी रहती है। लेकिन दूसरा जो मैंने कारण बताया कारण वो भी होता है, लेकिन उससे रिलेटेड ऑप्शन में नहीं है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट मार्क एक्स ऑफ अ रोटरी कन्वर्टर। यहाँ पे एक्स जो पार्ट है ये आपका क्या है, एक्स जो पार्ट है देखिए धुंधला धुंधला दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए दो तो ब्रश लग रहे हैं और उसके बाद अगर ये दिया हुआ है आपको तो ये कम्यूटेटर के ऊपर लगा हुआ है। देखिए डायरेक्ट डीसी जो करंट दिया है, यहाँ से आंसर नंबर करंट दिया है, कलेक्ट द डिलीवर्ड डायरेक्ट करंट। ये कम्यूटेटर के ऊपर लगा हुआ है और ब्रशेज लगे हुए हैं तो वो करंट को कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दिया है कि यहाँ पे व्हाट इज द फंक्शन, ये बोला भी है यहाँ पे कि एक्स वाले पार्ट को बताना है। ओके, तो ये करंट को कलेक्ट करने का काम कर रहा है, कलेक्ट द डायरेक्ट करंट। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन सिंक्रोनस मोटर। जो हमारी डैम्पर वाइंडिंग होती है उसका कार्य क्या होता है, तो जो डैम्पर वाइंडिंग है उसका कार्य यह है कि वो प्रोड्यूस करती है हाई मैग्नेटिक फील्ड टू मेंटेन कांस्टेंट स्पीड। एक माने स्थिर नियत गति को बनाए रखने के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है। ठीक है, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड टू मेंटेन कांस्टेंट स्पीड, डैम्पर वाइंडिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर सेट। मोटर जनरेटर सेट जो होगा वो क्या होता है, डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजीली कंट्रोल। डीसी जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसको हम इजीली कंट्रोल कर पाते हैं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ एम्पलीफायर, ये कौन सा एम्पलीफायर है। तो देखिए नेम सर्किट डायग्राम वगैरह देख के आपको पता करना होता है। एम्पलीफायर एक अलग सेक्शन है, इसको हम आगे डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो एम्पलीफायर क्लास बी एम्पलीफायर है ये। इसको पहचानना होता है कि ये दोनों ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और ये यहाँ पे लगा हुआ है इसके, और लोड यहाँ पे लगा हुआ है इस तरीके से। और हर किसी का क्लास ए क्लास बी क्लास ए बी और इन सब का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होता है। क्लास बी की जो इफिशियंसी होती है वो देखनी पड़ती है, 78.8 होती है। क्लास ए की कम होती है, क्लास सी, इस तरीके से अलग अलग इफिशियंसी के साथ होते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया कि विच इज एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट वह कहलाते हैं जो एनर्जी देते हैं, और पैसिव कंपोनेंट वह कहलाते हैं जो एनर्जी लेते हैं। तो एक्टिव कंपोनेंट कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो होगा वो क्या होगा, एक्टिव कंपोनेंट होगा। और आर एल और सी ये तीनों क्या है, आपको ये भी याद रखना है, ये तीनों पैसिव कंपोनेंट होते हैं, पैसिव। ओके, ये ऊर्जा को लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कोड इंडिकेट सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड। कौन सा सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड को इंगित करता है, IN407। ये जब आप दुकान पे जाएंगे कभी डायोड खरीदने तो उस पर एक मार्क बन के, जैसे डायोड आपने खरीदा है तो उस पर देखिएगा नीचे व्हाइट कलर की जो पट्टी होगी उस पर ये मार्किंग की गई रहती है, ये लिखा गया रहता है, सॉरी BY126। ये IN4007 किसी और चीज़ का होता है, ये ट्रांजिस्टर का नहीं है। अगर ये अगर डायोड का नहीं है तो ट्रांजिस्टर का होगा IN007। और यहाँ पे अगर दिया है कि अगर सेमी कंडक्टर डायोड तो BY यहाँ पे 126 आंसर दिया है, आपको BY126 ही करेक्ट करना है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ एसेसरीज। ये आपका क्या है, वायर फेरूल नहीं, केबल वाइंडिंग स्ट्रैप है। केबल वाइंडिंग स्ट्रैप कहने का मतलब ये है, देखिए केबल वाइंडिंग स्ट्रैप, ये जो सेक्शन है ये आपके छेद तरीके से बना हुआ है। तो इसमें ये क्या करते हैं, नट को घुसा देते हैं, केबल को अंदर घुसेड़ दिए और बांध दिए। कभी कभी आप लोग जब देखेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स पे जब देने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे वायर्स का जाल होता है। तो उन सब वायर पे यहाँ पे वहाँ पे ये इस्तेमाल किया जाता है, कहीं कहीं पे एंड वाले सेक्शन पे सारी वायरों को एक तरीके से इकट्ठा करके लगाने के लिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच केबल टाइज आर यूज टू बंच द वायर। माने बंच द वायर के लिए क्या यूज करते हैं, तो दिया है कि तारों को गुणा करने के लिए कौन से बल बंधकों का उपयोग किया जाता है। तो हम जो बंधक यूज करते हैं वो नायलॉन बंध होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच डिवाइस इज अवॉइडेड इन पैनल बोर्ड असेंबली। कौन सी पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है। पैनल बोर्ड असेंबली जो होती है, जैसे जो हमारा पैनल वर्कशॉप वगैरह में लगाते हैं, तो पैनल बोर्ड असेंबली करते समय हम सेंसर से बचते हैं। किसको अवॉइड करते हैं, सेंसर को। इंडिकेटिंग लैंप उसमें होता है, आइसोलेटिंग स्विच होता है, पुश बटन होता है, लेकिन हम सेंसर वगैरह का प्रयोग पैनल बोर्ड में नहीं करते हैं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
दिया है व्हाट इज इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? अ डिवाइस कैन प्राइम मूवर फ्रॉम जनरेटर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग मोटर। जो एक इलेक्ट्रिक ड्राइव जो है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, डिवाइस है जो कंट्रोल मोटर को कंट्रोल करने का कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं यहाँ पे आप सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो किसी में नहीं मिलेगा। मैकेनिकल ये मशीन कन्वर्ट, मैकेनिकल इंजन, इलेक्ट्रिकल, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक ड्राइव का मतलब वो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड हो ना, ये चीज़ें कह रही है इलेक्ट्रिक ड्राइव, तो वो चीज़ें पूरी तरीके से रिलेट नहीं कर पाए। ये एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए आपको रेक्टिफायर का प्रयोग करना होता है। अ डिवाइस यूज टू प्राइम मूवर फॉर जनरेटर, तो प्राइम मूवर यूज़ करते हैं जनरेटर के लिए, तो वो एक इलेक्ट्रिक ड्राइव नहीं हुई। यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग मोटर। अब यहाँ पे कंट्रोलिंग मोटर, इलेक्ट्रिक ड्राइव मोटर पूरी तरह से है और उसको मैकेनिकल डिवाइस लगाया तो कंट्रोल हो पाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओपी इन डीसी ड्राइव। बीओपी जो होता है, बीओपी का फुल फॉर्म बेसिक ऑपरेशनल पैनल है। ये वैल्यू आपको, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, बेसिक ऑपरेशनल पैनल, बेसिक ऑपरेशनल पैनल। विच ड्राइव इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन, कि विच ड्राइव किस ड्राइव का प्रयोग करते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन के आधार पे। तो मोड ऑफ ऑपरेशन के आधार पे हम प्रयोग करते हैं कंटिन्यूस ड्यूटी ड्राइव का। किसका? कंटिन्यूस ड्यूटी ड्राइव का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज इन डिक्लेयर्ड वोल्टेज ऑफ 240 वोल्ट एज पर आईएसआई। जो मिनिमम वोल्टेज होता है वो 200, देखिए 220 के अप्रॉक्स होता है, तो 220 से 230 आप देखते होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट मारिए, अप्रॉक्सीमेशन में ये दिया हुआ है वैल्यू आपको, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट करके चलिए आपको। और यही वैल्यू आपको याद भी रखनी पड़ेगी ताकि आपको दिक्कत ना हो। लेकिन एक चीज़ और कह रहा है यहाँ पे, मिनिमम परमिसिबल बोला है। परमिसिबल का मतलब अगर 240 वोल्ट सप्लाई जा रही है तो आप देखते होंगे जैसे 220, जैसे कोई इक्विपमेंट खरीदने उस पर लिखा रहता है 220 से 240, तो मिनिमम कितना हो गया? अगर इक्विपमेंट कोई आ रहा है तो 220 झेल सकता है और 240 उसे देंगे तो भी चल जाएगा, उससे ज़्यादा देगा तो हो सकता है उड़ जाए। तो मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा है तो यहाँ पे 228 दिया हुआ है। ओके, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और दूसरी बात है यहाँ पे एक चीज़ और भी आप सोच सकते हैं, जैसे 5% वैल्यू जो होती है, वोल्टेज वेरिएशन जो होता है 5%, तो अगर 200 का 5% मान लीजिए निकालेंगे तो 10 हो गया, और 40 का 5% निकालेंगे तो 2 हो गया। तो 12 वैल्यू को माइनस कर दीजिए, 240 में से आपने माइनस किया 12 को तो ये 228 आ गया। तो मिनिमम परमिसिबल वैल्यू ये हो गई। और मैक्सिमम कितना होता तो 240 अब प्लस कर देते आप 12, तो कितना हो जाता 252 हो जाता। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इस तरीके से निकालना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है कौन सा टर्म रेफर टू मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रोलाइटिक बाई 1 कॉलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक कॉलम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए क्या होगा? तो ये आपका होगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर स्क्वायर वेव इन्वर्टर आर यूज्ड, वन वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए स्क्वायर वेव, जैसे वेव आप साइनोसॉइड आपके घर में आती है वो साइनोसॉइडल वेव है। एक ट्रेंगुलर वेव होती है वो ट्रेंगुलर के शेप में होगी। स्क्वायर वेव जो होती है वो इस तरीके के शेप में होती है। ओके, तो जो स्क्वायर वेव है वो कहाँ प्रयोग करते हैं? तो जनरेटिंग लाइटिंग, जो जनरेट लाइटिंग में होती है, जनरल लाइटिंग में, वहाँ पे स्क्वायर वेव का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल का निर्माण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फोटोवोल्टिक सेल में जो हम निर्माण करेंगे वो उसका सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। जो भी हमारे सेमीकंडक्टर सिलिकॉन है मोस्टली, इसका प्रयोग किया जाता है फोटोवोल्टिक सेल वगैरह इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कन्वेंशनल पावर जनरेशन, कन्वेंशनल पावर जनरेशन, कन्वेंशनल कहने का पारंपरिक बिजली का उत्पादक कौन सा है? तो एक पारंपरिक होता है, गैर पारंपरिक होता है। तो पारंपरिक रूप से जो होता है वो क्या होता है? थर्मल, कहने का मतलब जो चीज़ें खत्म हो सकती हैं एक टाइम पे वो पारंपरिक है। जो कभी नहीं खत्म होगा वो गैर पारंपरिक है। जैसे विंड हो गया आपका, पवन हो गया, टाइडल हो गया, सूर्य की रोशनी हो गई, ये कभी खत्म नहीं होने वाली चीज़ें हैं, तो ये गैर पारंपरिक है। पारंपरिक में जो चीज़ें खत्म हो जाएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंडक्टर इन मीडियम लाइन वोल्टेज डोमेस्टिक इंसुलेशन एज पर आई रूल। देखिए एज पर आई रूल पूछ रहा है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में, तो वो वोल्टेज जो पूछ रहा है उनके बीच का इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए मोर देन 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम से ज़्यादा का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंसुलेटर इज यूज्ड इन ओवरहेड लाइन। देखिए यहाँ पे इंसुलेटर बनाया है, ये कौन सा इंसुलेटर है? तो पहली बात ये पिन है, पोस्ट है, स्ट्रेन है, सैकल। ये देखिए सैकल इंसुलेटर है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर।
ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रीजन ऑफ कीपिंग वाइंडिंग वायर गैप टू क्लोज एंड वेरी टाइट इन अ पिन इंसुलेटर? पिन इंसुलेटर में क्या करते हैं, उसको बहुत क्लोज बांध के रखते हैं। ऐसा करने के पीछे कारण होता है कि अवॉइड स्पार्किंग, माने वहां पे क्या हो, चिंगारी ना लगे। पिन इंसुलेटर जैसे आप चले, आपके घर साइड में अभी आया होगा, ऊपर से सप्लाई आई होगी, तो पिन इंसुलेटर आपने देखा होगा, देखेंगे उसे बहुत टाइटली बांधा जाता है, और टाइटली कहीं कहीं नहीं रहता है तो देखते होंगे वहां से हमेशा स्पार्क करने की हमेशा आवाज़ आती रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ रैप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज रेटेड? रैप्चरिंग कैपेसिटी सर्किट ब्रेकर की रेटेड करते हैं, वो किस में करते हैं, एमवीए में, एमवीए में। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच सर्किट ब्रेकर इंस्टॉल्ड अलॉन्ग अ वायरिंग सर्किट अगेंस्ट लीकेज करंट प्रोटेक्शन? जो हमारा लीकेज करंट, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ जा रही है, मैंने करंट विद्युत धारा आ रही है, तो पूरी तरीके से तो आ नहीं जाती है, कुछ ना कुछ तो भाग उसका लीकेज होता है। तो लीकेज करंट कह रहा है कि सर्किट ब्रेकर इंस्टॉल्ड अलॉन्ग विथ वायर अगेंस्ट लीकेज करंट, लीकेज करंट से बचाने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? ईएलसीबी, इसका फुल फॉर्म भी है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक, इसका नाम भी लीकेज, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट मोशनल ऑब्जेक्ट? किसी गतिपरक व उसकी घर्षण बल की दिशा क्या होगी? मैंने डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शन लग रहा है, जैसे आप रोड पे चलते हैं, आप फ्रिक्शन किस दिशा में लगाएंगे? अगर आप आगे चल रहे हैं तो आपका फ्रिक्शन पीछे की दिशा में लगता है। ठीक है, आप आगे चल रहे हैं तो आपका फ्रिक्शन पीछे की दिशा में लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच डिपेंड ऑन अ फ्रिक्शनल फोर्स? कह रहा है कि क्या चीज़ फ्रिक्शनल फोर्स पे डिपेंड करती है? तो फ्रिक्शनल फोर्स पे डिपेंड करती है कॉन्टैक्ट सरफेस, क्योंकि अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो आपका और ज़मीन के बीच में अगर कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा तो आप चल ही नहीं पाएंगे, तो ये इस पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच लुब्रिकेशन सिस्टम इज प्रोवाइडेड विथ रिंग ऑयलर टू स्प्लेश लव ऑयल कंटिन्यूसली अराउंड द पार्ट्स? वो सारे पार्ट्स के बीच में रहती है, कौन सी होती है? स्प्लेश फीड सिस्टम, स्प्लेश फीड सिस्टम। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the force required to move 20 kg object to coefficient of friction is 0.24? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है, तो 0.24 जो है आपको मल्टीप्लाई बाई 20, दो चुके 8, दो दिन की 4 और 0, तो 4.8। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ पॉइंट एट विच ऑल वेट ऑफ अ बॉडी कॉन्सेंट्रेट? जहाँ पे ऑल वेट ऑफ बॉडी कॉन्सेंट्रेट होती है वो क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज फ्रॉम इट्स बेस इज 1/3 ऑफ इट्स हाइट? 1/3 ऑफ इसकी हाइट से। व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल शेप सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज बिटवीन इट्स स्पेस ऑफ 1/3 ऑफ इट्स? ट्रेंगुलर, ट्रेंगल होता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप, कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप इट्स हाइट का, तो 1/3 ऑफ इट्स हाइट का क्या हो, तो वो एक ट्रेंगल होता है और किसी में नहीं हो सकता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम कॉल्ड बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल? बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल जो है, इसका बिगेस्ट कॉर्ड जो जीवा होती है, सबसे बड़ी कौन सी होती है? इसकी डायमीटर होती है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर हुज रेडियस 15 सेंटीमीटर एंड इंटेंडेड एंगल 30 डिग्री? आर्क का पूछ रहा है और एट सेक्टर हुज रेडियस दिया है 15 सेंटीमीटर, एट इंटेंडेड एंगल 30 डिग्री। तो इसको आप कैलकुलेट करिएगा, इसका फार्मूला, ये आपका आंसर निकल के आएगा 7.85। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एम? जो ए टू द पावर है, तो ए टू द पावर जब कोई वैल्यू नीचे से ऊपर जाती है तो ए टू द पावर माइनस में एम हो जाता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर कौन सा? अच्छा, पूछा है कि किसके बराबर है, कौन सा है। देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और सेम चीज़ यहाँ भी यही आएगी। अब माइनस में 2ab आ जाता है तो ये तो कट जाएगा, जैसे ये चीज़ें रहेंगी, माइनस में दिया हुआ है तो ये चीज़ें माइनस में होगी तो ये दोनों कट जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 4ab आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया है कि ए बी, वाट डू एल ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना दिया हुआ है आपको। ए बी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको दिया हुआ है, तो ए प्लस बी, आप इसको वैल्यू को रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 36। यहाँ पे दे लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर
24, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब सब्सट्रैक्ट करिए, माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये वैल्यू कट जाएंगी, और ये वैल्यू जब कट जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा 4ab। 4ab बराबर क्या हो जाएगा आपका 36 में से 24 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 और 4 यानी 10 आ जाएगा, सॉरी 6 और 6 12 आ जाएगा। ओके, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 12 डिवाइडेड बाई 4, तो 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन डायमेंशन ऑफ इट्स ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ सबस्टेंस। ये क्या कहलाता है आपका चेंज इन डायमेंशन, उसके रूप में चेंज आए किसके ओरिजिनल की तुलना में, तो ये चीज कहलाती है विकृति। क्या कहलाती है विकृति, इंग्लिश में स्ट्रेन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस कहलाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा गुणांक। उच्चतम बल में कार्यकारी प्रतिबल का अनुपात जो होता है वो सुरक्षा गुणांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है व्हाट इज द पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट करने का मतलब किसी चीज को हीट करते हैं तो उसका पर्पज क्या है, माने उपचार क्या है, उसका क्या कार्य है, तो वो होता है संरचना और गुण को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग किया जाता है, माने उसकी संरचना और आकार बदलने, संरचना और गुणों को बदलने द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। जो वेरियस स्टेज होते हैं हीट ट्रीटमेंट में कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं हीटिंग, सोकिंग एंड क्वेंचिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज प्रॉफिट। जो प्रॉफिट होता है यानी लाभ, लाभ क्या होता है जो बेचा हुआ मूल्य होता है उसमें से वस्तु का मूल्य। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देखिए बच्चे ने इसको भी गलत मार दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ द ईयर इज डिनोटेड इन ए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। जो ईयर होता है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन में तो उसे एन से ही तो दर्शाते हैं, ठीक है, एन से दर्शाया जाता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है व्हाट इज द मैच्योर्ड अमाउंट ऑफ ए डिपॉजिट ऑफ 5000 एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अर्न 500। दिया है कि तो जो टोटल अमाउंट आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, अगर आपने जो मूलधन था आपका 5000 था, आपको ब्याज मिला 500 रुपये, तो मिश्रधन आपको कितना मिला, तो दोनों को ऐड कर दीजिए 5500 रुपये मिला। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ बुकलेट द रेट ऑफ वेरियस टर्म आर इंडिकेट्स। जो वेरियस जो बुक होती है उस पर क्या होता है, तो प्राइस कैटलॉग, माने कैटलॉगस होता है, मूल्य सूची होती है उस पर, ठीक है। रेट ऑफ वेरियस टर्म इंडिकेट करता है वो प्राइस कैटलॉग होता है। जैसे आप रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो क्या मंगाते हैं, मेनू मंगाते हैं, तो उसी तरीके से प्राइस कैटलॉग की बात किया है, सूची। व्हाट इज अंडर एस्टिमेट। अनुमान के तहत क्या होता है, ये क्या होता है मतलब वो क्या शॉर्ट होना चाहिए और एक्चुअल एस्टिमेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और एक्चुअल एस्टिमेट होना चाहिए। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे सभी आईटीआई विद्यार्थियों के लिए जो ऑनलाइन पेपर देने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके लिए हम और बेहतरीन तरीके से वीडियो ले आ पाएँ, एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है और इसके लिए हम आपके आगे निरंतर प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।